कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट, जब भी आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। रात के बजे रहे हैं 2:30 और बस मन करेगा वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए तो बना दे रहे हैं। सो आज का वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ में आएगा किस बारे में वीडियो होने वाली है। तो आज बेसिकली वीडियो होने वाली है कि हमारे 2 साल का रोड मैप होने वाला है। बेसिकली कि जैसे यूट्यूब पे आप टाइप करते होंगे ना, हाउ टू क्लियर IIT जेई और नीट इन 2 ईयर्स, 1 ईयर, 6 मंथ्स, फिर आगे जाके ये 1 महीने पे 15 दिन पे भी आ जाता है। सो बेसिकली उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो यूट्यूब पे ऐसे आपको ब्रह्मांड से वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, पहली बात तो। लेकिन भाई आपकी वीडियो में क्या अलग होगा? देखो मेरी वीडियो में अलग होगा क्योंकि मैं ही अलग हूँ, इसीलिए। तो मेरी वीडियो में अलग ये होगा कि हाँ भाई, इसमें कुछ रो एंड रियल तुमको मोटिवेशंस और मतलब जो भी है प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तुम्हें, ठीक है। कि हाँ मतलब कि रियलिटी क्या है, रियलिटी बताओ ना। जिसने ये पढ़ा है वही बता सकता है तुम्हें, जो रिसेंट ईयर के, क्योंकि बाकी सब जो है वो बहुत पुरानी बातें बताएंगे। मैं तुम्हें रिसेंट वाली बताऊँगा। सो बात क्या है? सो बात ये है कि देखो 2 साल है तुम्हारे पास, तुमको पेपर निकालना है। तो 2 साल जब तुम्हारे पास हैं तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स हम मार्क करके रखेंगे कि हम ये गलती ना करें, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के बच्चे होते हैं। पहला, जिन्होंने 11 से जो 10 से 11th में जा रहे हैं वो ऑफलाइन कोचिंग ली होगी उन्होंने। दूसरा ऑनलाइन, और तीसरा सेल्फ स्टडी, जो सिर्फ एक रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए। देखो तुम लोगों ने अगर ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लिया है तो तुमने कुछ सोच समझ के ही एडमिशन लिया होगा, है ना। ये नहीं कि तुमको किसी ने बोल दिया तुमने ले लिया एडमिशन। तुमने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। तुम्हें पता है कि नहीं ये कोचिंग तो बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, जब तुमने कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो अभी कुछ दिनों में तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट होगी या फिर शायद स्टार्ट भी हो गई होगी। तो सिंपल सी बात है, तुम्हें कुछ पढ़ाएंगे भी, तुम्हें थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा भाई। 10th से तो डिफिकल्ट होती है, 11th बहुत ज़्यादा तुम्हें डिफ़िकल्टी महसूस होगी, शायद ना भी महसूस हो कुछ बच्चों को। तो तुम फ्लो के साथ पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा इस पर अभी मत, ज़्यादा मतलब ये मत करना कि नहीं हमें तो 4 किताबें हमने सुन ली यूट्यूब पे तो हमने वही बनाने स्टार्ट कर देनी है अभी से। नहीं, उन सब चीज़ों पे नहीं जाना अभी। अभी बिल्कुल गो विद द बेसिक्स ओनली, ओके। मतलब अपने नोट्स अच्छे से कर लो, DPPs वीपीपीज मिल रही है तो वो अच्छे से कर लो और डाउट्स अपने अच्छे से क्लियर करो। क्योंकि अगर 11th तुम्हारी पार्ट 1 अच्छे से तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए ना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, PCM में से किसी भी की, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा आगे जाके दिक्कत होएगी। समझ में आया ना? बहुत दिक्कत होएगी, बहुत दिक्कत। तुम्हें समझ में नहीं आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कहाँ पे करनी होती है। समझ में आया? तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ करनी रहती है, ठीक है। नहीं आएगा तुम्हें समझ में अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाई की है तो, अगर तुमने बेसिक्स अपने नहीं सुधारे तो, ठीक है। तो बेसिक्स पे अपने काम करना है, सिंपल सी बात है। ज़्यादा कुछ पे इधर उधर नहीं भागना है, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं भागना है। क्योंकि कई बच्चे तो मैं कोचिंग में मिलेंगे ऑफलाइन में जो आगे डेस्क पे बैठते होंगे और जो सर के लिखने से पहले जिनका आंसर आ चुका होता होगा। जब मैं अपने टाइम पे जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, मुझे याद है एक बच्चा था हाफ़ पैंट में निक्कर में आता था। पहली बात तो वो पता नहीं कैसा लड़का था, मोटे मोटे चश्मे थे उसके और आगे बैठता था फर्स्ट बेंच पे। सर क्वेश्चन लिखते नहीं थे कि उसका आंसर आ जाता था भाई। और मेरी हालत ख़राब होती थी, अरे कैसे आंसर देते रहा है, ये भी तो मेरे साथ का आया है। और जबकि मैं तो साइंस और मैथ्स में बहुत टॉपर टाइप का था अपने स्कूल में। मतलब मार्क्स मेरे बहुत तगड़े आते थे पूरे एकदम अच्छे खासे। जितने टॉपर्स के आते हैं ना उतने मेरे मार्क्स आते थे पूरे बढ़िया। और बोर्ड में भी मेरे साइंस मैथ्स में मस्त मार्क्स आए थे। तो मुझे लगा यार ये कैसे कर दे रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। फिर बाद में वो बंदा किताबें लेके आता था, आई इरोडोव करके। उस समय पहली बार मुझे पता चला था, मैंने उससे पूछा था कौन सी किताब है तो बोला इरोडोव है। फिर वो लेके आता था BM शर्मा सिंगेज। मैं भाई हालत ख़राब की, ये सब क्या दे रहे हैं। और हमसे एक आकाश की कोचिंग का नाम दे दिया, चलो कोई नहीं, अच्छी कोचिंग वो भी। हमारे से उसका मॉड्यूल सॉल्व नहीं होता था, वो इतनी तकलीफ़ होती थी मॉड्यूल सॉल्व करने में। तो ऐसे बच्चे तुम्हें मिलेंगे। और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल लिख कर लेना इसको। 4 महीने बाद वो बच्चा एकदम ख़त्म हो जाएगा। पता है क्यों? जो शुरू में बहुत हवाबाजी करते हैं ना और तेज़ बनते हैं वो बच्चे, वो आगे जाके बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरे कितने सारे कोचिंग में मेरे बच्चे थे, मतलब मेरे बच्चे बोला मतलब जो हमारे वो होते हैं पीयर जो ग्रुप होता है हमारा, उनमें जो बच्चे थे ना वो खाली मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ थे शुरू में तो। और बोलते थे हम तो पढ़ते ही नहीं घर जाके। और बाद में क्या हुआ ना कि धीरे धीरे उन्होंने होमवर्क करना कम कर दिया, धीरे धीरे असाइनमेंट छोड़ दिए, टेस्ट छोड़ दिए, फिर बाद में बिल्कुल लो हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे तो उनसे प्रभावित मत होना कि हाँ अरे भाई ये तो बहुत टॉपर है, मैं तो खड़ा हूँ। तुम धीरे धीरे बन जाओगे अच्छे लेवल के बच्चे अगर तुम 6-7 महीना पढ़ लोगे तो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे शुरू से तेज़ होगा या तो, या फिर उसने पढ़ाई कर रखी होगी पहले से, फाउंडेशन बैच में आ रखा होगा तो शुरू में सेम ही पढ़ा देते हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस में, हाँ सर मुझे आता है, सर मुझे मोल की डेफिनेशन पता है सर, ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब तुमको क्या है ना कि तुमको बेसिक्स पर ध्यान देना है। इसका मतलब क्या, ये नहीं कि तुमको मोल बता दिया कि हाँ भाई मोल क्या होता है तो तुमने बोला वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन में अवोगाद्रो नंबर होता है, सर ये मोल होता है। नहीं,
तुमसे मोल की डेफिनेशन भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि मोल होता क्या है एक्चुअली, कि कार्बन 612 आइसोटोप का जो तुम्हारा ये मोल होता है कि इसमें जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं या नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, कितने में 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन 12 आइसोटोप करके होता है। ये पूरी डेफिनेशन होती है, मुझे याद नहीं है अभी इतनी, मैं बहुत पहले पढ़ा था ये सब चीज़ें, केमिस्ट्री मेरी बहुत वीक थी, लेकिन आई वो बेसिक है तो मेरे को आता ही है, ठीक है। तो ये होता था मोल की डेफिनेशन। अब तुम्हें तुम्हें सब क्वेश्चन तो बना देते हो, पर तुमसे पूछेगा मोल क्या होता है, तुम्हें आता ही नहीं। स्कूल में बहुत बेइज्जती होती है इसी चीज़ पे, मेरी भी हुई थी, क्योंकि स्कूल में कहते हैं कि डेफिनेशन पे ही तुमसे पूछेगा टीचर, और जो तुमको नहीं आएगा तो तुमको बहुत तुम्हारी बेइज्जती उड़ाएगा कि ये जाते हैं IIT JEE की कोचिंग पे। तो बेसिक्स पर बहुत अच्छे से फोकस करना, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 11th-12th का। और ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि उनके पास पहली बात तो भाई देखो, तुमको लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा, तुम्हें टेस्ट भी देने पड़ेंगे, तुम्हें असाइनमेंट्स भी करने पड़ेंगे। असाइनमेंट नहीं करोगे तो पीयर ग्रुप में तुम्हारी बेइज्जती करेगा टीचर, तुम्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। टेस्ट नहीं दोगे तो घर पे मैसेज जाएगा, कोचिंग नहीं आओगे तो घर पे मैसेज जाएगा। आजकल बहुत एक्सट्रीम क्या बोलते हैं उसको, लेवल पर कोचिंग से सारी वो सारे घर पे बता देते, क्योंकि आजकल स्कैन लग के तुम्हारी वो होता है, क्या कहते हैं, जब मैं कोचिंग जाता था 11th-12th में तो मेरी वो लगती थी, अटेंडेंस लगती थी, स्कैनर होता था वहाँ पे, तो घर पे मैसेज आता था हर चीज़ का। तो इसलिए तुम पढ़ोगे तो हो ही। अब ऑनलाइन वाले बच्चे क्या होते हैं ना कि वो कई बार सोचते हैं कि भाई लेक्चर देख लिया बहुत है, और इसी चक्कर में वो लेक्चर देखते हैं, फिर लेक्चर भी देखना छोड़ देते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन बच्चों का सिलेक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास 3 चीज़ें तो फिक्स है उनकी, ये नहीं करेंगे तो फिर घर पे भी पिटेंगे, कोचिंग में भी पिटेंगे सर से। तो ये तीन चीज़ें वो कर लेते हैं अक्सर ऑफलाइन वाले, बेशक कम करे थोड़ी बहुत, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है। तो यही सीन होती है कि ऑफलाइन कोचिंग अच्छी होती है ऑनलाइन कोचिंग से, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो थोड़े बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या फिर थोड़ा जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके लिए तो ऑफलाइन कोचिंग बेटर है, ठीक है। ऑफलाइन में डाउट तुम्हारे भी क्लियर हो सकते हैं अच्छे से। जहाँ समझ में नहीं आए टीचर को रोको और बोलो सर समझ में नहीं आया, बताओ दोबारा, सर बताएंगे तुम्हारे। हर टीचर बताता है, 2-3 बार तो बताता ही है, और नहीं बता रहा तो जब वो सारी क्लास बंद हो जाएगी तो उसके बाद जाके डाउट सेंटर पे पूछ लेना, या फिर डाउट कॉर्नर पे जाके, डाउट कॉर्नर होता है ना हर क्लास के बाद लगता है बाहर, तो डाउट जाके वहाँ पे पूछ लेना, सर हमको बता दीजिए, सर बता देंगे तुम्हारे, ठीक है। और डाउट्स पूछने में कभी भी हिचकिचाना मत, मैं भी नहीं हिचकिचाता था डाउट पूछने में, क्योंकि डाउट्स जब तुम तक नहीं पूछोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में ये रह जाएगा कि यार ये ऐसे भी तो हो सकता था, तो पूछ लो डाउट्स, समझ में आए ना। क्योंकि डाउट्स पूछोगे ना तभी तुम्हें समझ में आएगा कि यार इस क्वेश्चन में ना यही मेथड होता है बस, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं सोचना है। ऐसे ही तुम अपनी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको फर्निश करोगे, समझ में आए ना। और डाउट्स पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं है, ये मत सोचना कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा इतना छोटा डाउट है। मुझे आज भी याद है, मेरे बगल में जो मेरे दोस्त थी, उसको सर ने क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे चार्ज क्यों था, बोला एक कॉर्नर पे बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। अब सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के पेयर बनते हैं n × n−1/2 करके बनते हैं ना, तो 3 पेयर बनेंगे उसके, तो उससे वो नहीं हुआ था बेसिक क्वेश्चन। पता है उसकी जेई में 12th के साथ ही कितनी आई थी, हाँ मतलब बेशक कम आई हो भाई, लेकिन अगर जिस बच्चों को वो नहीं आ रहा उसकी 92 परसेंटाइल आ जाए शुरू में ही 12th के साथ ही, तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और खैर वो दिल्ली की थी तो उसको अच्छा कॉलेज भी मिल सकता था, समझ में आया ना। तो ऐसा सीन होता है, समझ में आया ना। तो बच्चे कर ले जाते हैं भाई, जो शुरू में नहीं आता इसका मतलब थोड़ी कि लास्ट में भी नहीं आएगा, आ ही जाता है। और मैं तो वैसा बच्चा था जिसको 11th में फिजिक्स बिल्कुल सूझती ही नहीं थी क्या थी, वहाँ से लेके मैं 97 परसेंटाइल पे आ गया फिजिक्स में। तो कैसे आ गया, तो बस प्रैक्टिस करी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करी, अच्छी करी, बस बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया था तो हो गया था। अच्छा अब बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चे देखो सिंपल सी बात है, तुमने अगर कोई भी बैच लोगे ना तो उसमें अब क्या होगा ना कि उसमें जैसे तुमको पढ़ाएंगे ना, ऑनलाइन कोचिंग में क्या रहता है ना कि जो कंटेंट रहता है ना वो ज़्यादातर मेरे को अब ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में जो ऑनलाइन कोचिंग है ना, वो ज़्यादातर तुमको दिखावे के लिए भी पढ़ाते हैं कि हमने ये क्वेश्चन करा दिया और उसकी रील कट जाएगी कि एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। तो इस वहम पे मत जीना, अपने टीचर को बहुत अच्छे से चूज़ करना, समझ में आया ना। ये नहीं कि किसी के बोलने पे चूज़ कर लिया कि भाई मेरे भैया ने अगले साल इनसे पढ़ा था, मैं भी इनसे पढ़ के देख लेता हूँ, नहीं। जिनसे तुम्हारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है उनसे तुम पढ़ना, और चूज़ करना टीचर को अच्छे से। और एक बार फिक्स कर लो तो उसको बदलना मत, उन टीचर को बदलना मत, ठीक है। एक बार फिक्स कर लिया कि हाँ तो पढ़ते रहे, उन्हीं से पढ़ना है फिर पूरे साल भर, समझ में आया ना। ये नहीं कि बीच में 10 टीचर चेंज कर लिए। हाँ ऐसा हो सकता है कि उनसे कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो यूट्यूब पे टाइप करके वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ठीक है। या फिर कहीं से रेफरेंस वीडियो देख सकते हो, जैसे कि मुझे अपने टाइम पे समझ में नहीं आती थी कुछ चीज़ें, तो मैं अलग पांडे सर के जो पुराने लेक्चर होते थे वहाँ से मैं देख लेता था। मेरे बड़े भाई ने मुझे रिकमेंड किया था कि वहाँ से देख लिया अगर कुछ सच समझ में ना आए तो फिर मैंने वहाँ से देख लेता था वहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे वहाँ से चमके थे, ठीक है। तो तो वैसे तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट चमक जाएंगे, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा तुम्हारे टीचर से, ठीक है। हो सकता है कि 80-85% आए शुरू में, बाद में 90% हो जाए।
और जब तुमको समझ में आएगा तो तुम्हें डाउट्स भी बहुत कम आएंगे। तो ये नहीं कि हाँ डाउट्स नहीं आ रहे मतलब मुझे तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, नहीं, जितने ज़्यादा कम डाउट्स आएंगे उतना सही है ना भाई। क्यों डाउट्स आएंगे? जब तुम अच्छे टीचर से पढ़ोगे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा फर्निश हो चुके होंगे, अच्छे हो चुके होंगे, तुम्हारे को डाउट्स नहीं आ रहे, उसमें गलत वाली बात थोड़े है। मुझे तो कभी भी डाउट्स नहीं आते थे जब मैं अच्छे टीचर से पढ़ने लग गया था, फिजिक्स नहीं आते थे, थोड़े बहुत भी आते थे तो मैं सवाल सॉल्व करता था तो मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। अब तुमने टीचर चूज़ कर लिया, अब क्या है ना, सिंपल सी, बच्चा फंसता कहाँ है कि बच्चा लेक्चर देखता रहता है दिन भर। शुरू शुरू में जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हारे लेक्चर असाइंड होंगे, तुमको लेक्चर देखना होगा, डीपीपीज मिलेंगी, टेस्ट होंगे, ये तीन चीज़ तुमको अगर तुमने पकड़ ली ना अपनी 11th 12th में, 11th पर भी अगर तुमने पकड़ ली 12th में तुम खुद करोगे चीज़ें, ठीक है। तो ये देखो, टेस्ट तो नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, और क्वेश्चन जो तुमको टीचर दे, डीपीपी होमवर्क दे, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और जो तुम्हारा लेक्चर हो उसको भी नहीं छोड़ना। ये तीन चीज़ें अगर तुमने पकड़ ली 11th तक, तुम 12th में कर ले जाओगे बहुत अच्छा। समझ में आया ना? इसके पीछे कभी मत रहना कि हाँ भाई हमें तो बस लेक्चर देखना, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे टीचर बोलते हैं कि हमारे पेपर हम नोट से ही एडवांस का सवाल आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कही का ये बातें, सब फालतू बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एडवांस किसी के नोट से पेपर नहीं बनाता है। हाँ, अब एक आध कॉन्सेप्ट मैच करेगा तो भाई कॉन्सेप्ट तो मैच करेगा ही ना, सिलेबस ही कुछ लिमिटेड सिलेबस उसी में से बनाना है उनको, कुछ लिमिटेड पोर्शन उसी में से बनाता है। तुम मेरे से भी पूछ लो ना कि अगले साल क्या नीट का पेपर आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा 50 टॉपिक, उसी में से पेपर आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा हुआ है पेपर 5 साल 6 साल के। इस साल भी जो नीट का पेपर आया बहुत ईजी पेपर है, मैंने अपने दोस्त को पहले ही लिख के दिया था कि देखिए ये सवाल आएंगे। सवाल प्रेडिक्ट नहीं किया था मैंने बताया था कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, स्टैंडर्ड वैरायटी पूछेगा, तो यहाँ इस मटेरियल से करेगा तेरा हो जाएगा, मतलब 35 से 40 क्वेश्चन का जुगाड़। उसने वही किया, पेपर उसका अच्छा गया। समझ में आया? तो ये सब एक्सपीरियंस पे होता है। बंदा जो 5 साल के पेपर देख लेगा उसको समझ समझ पैटर्न रट जाते हैं भाई कि हाँ भाई यही सवाल पूछने वाला, वही आते हैं बस। समझ में आया? तो ऐसा सीन रहता है। ये नहीं कि मतलब जो टीचर ने बोल दिया कि हम तो नोट से कर लो एडवांस लेवल हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम किसी बहुत ही अच्छी कोचिंग में हो जहाँ पे तुमको नोट्स के अंदर तुमको बहुत सारी चीज़ें होमवर्क दे दी जा रही है, 50 सवाल दे दिए, 60 सवाल दे दिए, तो वो अलग बात है, फिर नोट सफिशेंट है। फिर उनका नोट्स का कहने का मतलब सिर्फ जो सर ने पढ़ाया वो नहीं, क्वेश्चंस भी हैं। समझ में आया? तो ये भी डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में तुम जा अगर पढ़ रहे हो तो भाई देखो पूरा, ये तो पहली बात, अगर 2 साल पढ़ रहे हो तो 2 साल के लिए बाहर बाकी चीज़ तो बंद ही कर दो, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बंद कर दो, कुछ नहीं रखा, 2 साल बाद चला लेना, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और अपना पढ़ाई करो अच्छे से, जो भी तुम्हें टाइम नहीं मिले उसमें सिर्फ सॉल्विंग करो, थ्योरीज पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से करो। समझ में आया ना? और 11th के शुरू के भाग दौड़ में कोई रेफरेंस बुक मत उठाओ। जब तुम 12th के भी जब 11th खत्म हो रही होगी और जब 12th में जा रहे होगे, उसके बीच में 1.5 महीने का छुट्टी मिलता है, 1 महीना 1.5 महीना रहता है छुट्टी, ठीक है। उस टाइम पे कोई रेफरेंस किताब लगा सकते हो तो लगा लो, और वो भी उन चैप्टर में लगाओ जिसमें रिक्वायरमेंट है। कई बच्चों को देखा यूनिट डायमेंशन के लिए भी रेफरेंस किताब लगा रहे हो, कोई फ़ायदा है उसका? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, 11th तुम्हारी खत्म हुई तो उसमें एक चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, केटीजी है थर्मोडायनेमिक्स, उससे जेई मेंस में 2 सवाल आ जाते हैं, अक्सर आते हैं, 1 से 2 सवाल आते हैं। हमेशा 2 सवाल आते थे पहले, अब एक एक सवाल भी आ रहे हैं, लेकिन 2 सवाल तुम मान लो तुम्हारे में आएंगे। तो उस चैप्टर को तुमने मान लो किसी एक अच्छी किताब से उसके क्वेश्चन लगा लिए, या फिर किसी अच्छी किताब से सॉल्व एग्जाम्पल लगा लिए। अच्छी किताब कहने का मेरा मतलब वो नहीं है जिसमें सिर्फ 20 एग्जाम्पल दिए हों, वो नहीं। अच्छी किताब का मतलब जिसमें 50 से 70 एग्जाम्पल दिए हों और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, सिंगल करेक्ट, कम से कम 100 सवाल, वो किताब तुमने लगा ली। एग्जांपल दे देता हूँ, सिंगेज विंगेज तुम लगा सकते हो, बी एम शर्मा आती है, अच्छी किताब है। एच सी वर्मा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल सी बात है। एच सी वर्मा अगर लगानी है तो उसके सॉल्व एग्जांपल कर सकते हो, बैक एक्सरसाइज के तुमको सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं, तुम खामा खाम परेशान होते रहोगे, उसमें भी ज़्यादा एग्जाम्पल है नहीं, ठीक है। तो वो सिर्फ तुम्हारा फाउंडेशन बिल्डअप कर सकती है, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए तुमको एक अच्छी किताब लगानी पड़ेगी जिसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हों, ठीक है। अब केटीसी थर्मो के लिए लगा सकते हो, एसएचएम के लिए लगा सकते हो, वेव्स के लिए लगा सकते हो, ये सब चैप्टर्स जो होते हैं। थर्मल के लिए मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं। फ्लूइड्स के लिए लगा सकते हो, कोई बंदा एडवांस लेवल के लिए टारगेट कर रहा है तो फ्लूइड्स के लिए कर लो क्वेश्चंस। समझ में आया? तो लिमिटेड चैप्टर होते हैं बहुत, कई बच्चे बहुत सारे चैप्टर में रोटेशन सुन लिया, उसी में लगे रहेंगे, अरे ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो ऐसा कर सकते हो तुम। अच्छा, उसके बाद 12th में जाओगे तो 12th में तुम्हारा और कंटेंट अच्छा होगा, तो फिर तुम 12th के साथ साथ ऐसा कर सकते हो कि 11th के जो चैप्टर बच गए, कुछ कुछ रह गए, उसके लिए रेफरेंस किताब लगा ली, ठीक है। उसके लिए रेफरेंस के क्वेश्चंस कर लिए, मेनली तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहना है भाई। बुक खत्म करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म किए, टेस्ट पर आ गए, टेस्ट खत्म हुए, एनालिसिस पर आ गए, तो कभी रुकने वाला नहीं ये चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे चलती रहेंगी चीज़ें। तो ऑफलाइन बच्चे ये ऑफलाइन बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं, ऑनलाइन बच्चे ये फॉलो कर सकते हैं। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि तुम्हें लेक्चर अटेंड करना है, तुम्हें टेस्ट देना है, तुम्हें अपने होमवर्क जो भी तुम्हें मिले वो करना है, ये 3 चीज़ें कर ली, सिलेक्शन वैसे ही हो गया। रैंक इंप्रूवमेंट कैसे होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से, ठीक है। जब छुट्टियाँ मिलेंगी, दिवाली की छुट्टियाँ या फिर 11th से 12th का ट्रांजिशन के लिए 1.5 महीना मिलेगा, उसमें किसी अच्छे किताब के सॉल्व एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस कर लिए या टेस्ट दे दिए। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। किसी का बैकलॉग हो गया तो दिवाली छुट्टी मिलेगी 10-15 दिन की, उसमें निपटा लिया उसको। समझ में आया ना? तो ऐसे होता है सिलेक्शन। अच्छा,
ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग में मतलब क्या है, मतलब सीन क्या रहता है, तो बता दिया तुम्हें। अब सीन क्या होता है कि देखो, गलती बच्चा क्या करता है, गलती बच्चा ये करता है कि टेस्ट नहीं देता है, टेस्ट देना चाहिए। दूसरी बच्चा गलती क्या करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फॉलो करता है, बोलता है टीचर ने करा दिया, हमने कर लिया, बात बराबर नहीं, खुद से करो। क्या होता था ना, जब मैं अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, अभी कुछ महीने पहले ही तो मैंने ख़त्म करी है यार, 1 महीने पहले ही ख़त्म करी है। तो सीन क्या आता था कि जब मैं अपने 12th में था तब तो मेरे को ये लगता था तुम्हारी तरह रेड नोट्स कर लूँगा बहुत है। जब मैं ड्रॉप ईयर में आया तो मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया, मतलब कि मैं नहीं भाई, सबसे टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सीन क्या, मेरे साथ क्या गड़बड़ हो गया कि पेपर से 20 दिन पहले तो मैं बीमार हो गया, ठीक है, और फिर मैं पेपर तक बीमार रहा। तो सीन क्या हुआ कि मेरी फिजिक्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिक्स, बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी वीक हो गई, पढ़ाई नहीं अच्छे से फिजिक्स हो गया। मैं केमिस्ट्री, मेरा आइज़र के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो केमिस्ट्री और मैं मैथ्स ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा वो वीक है थोड़ा थोड़ा। अब सीन क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया, तो मेरा पेपर पे जब मैं बैठा ना, तो पहली बात तो उन लोगों ने 10 मिनट लेट दिया, वो पैड मेरा वो नहीं हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, तब भी 5 मिनट बैठा दिया। चलो वो बैठा दिया, लेकिन जब अब एग्ज़ाम शुरू हो गया तो उसके 7 मिनट तक उन्होंने पैड नहीं दिया। तो एग्ज़ाम छूटे, उसमें प्रेशर आया। तो प्रेशर आया तो मुझे लगा यार चलो फिजिक्स ही कर दूँ, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने फिजिक्स के 22-23 क्वेश्चन कर लिए, इतने में निपट लिया था। उसके बाद मेरा सर दर्द होने लग गया, तबीयत ख़राब थी भाई मेरी। घर वाले भी मेरे को बोल रहे थे कि तबीयत ख़राब है, मतलब सो जा सो जा सो जा। मैं सोता भी नहीं था पहली बात तो, कहाँ से नींद आएगी जब तबीयत ख़राब और पेपर आ रहा और पढ़ाई भी करनी है तो। अब इसी चक्कर में मेरा क्या हुआ ना कि केमिस्ट्री का सेक्शन जो क्वेश्चन मुझे आते थे ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, केमिस्ट्री में मुझे एटलीस्ट मैं 10 सवाल तो और मैं 10 सवाल मैंने 5-6 बनाए थे केमिस्ट्री में, मैं बना ही नहीं पाया क्योंकि मेरा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा था। मैं और सवाल बना सकता था, समझ में आया ना, और सवाल मैं बना सकता था, पर मैं इसलिए नहीं बना पाया, मेरा ब्रेन ही वर्क नहीं कर पा रहा था। और फिजिक्स में मैंने इसलिए बना पाया क्योंकि फिजिक्सकली मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब कोई चीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है ना, तो आपका अगर ब्रेन अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं ये तो मैं कर दूंगा, क्योंकि वो सारे सवाल देखे हुए होते हैं। इतनी लंबी जर्नी होती है भाई, इतने सारे सवाल लगाए थे मैंने, 5,500 से 6,000 सवाल लगाए होंगे पूरी जर्नी में। तो तुमको सवाल रटे रहते हैं बहुत सारे, या फिर दिमाग तुमको सीधा बोलता है ये करना है इसमें, तो उसमें दिक्कत नहीं हुई। अब केमिस्ट्री में क्या है कि इस साल पेपर तुमको पता ही पूरा डिफरेंट पेपर है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। अब उसमें क्या हो रहा है केमिस्ट्री में कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5 सवाल सॉल्व किए, उसके बाद जब मैं करूँ मेरा ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा। बेसिक क्वेश्चन भी मैं गलत करके आ गया था 2-3, तो मेरे को उस पर बहुत गुस्सा आया था, वरना मैं थोड़ा और अच्छा स्कोर कर पाता, शायद मैं और बेटर कॉलेज में जा सकता था। खैर अब उस पर गिल्ट पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब तक मैं मैथ्स तक पहुंचता भाई, मैं पूरा सुन हो चुका था, मेरे बस की थी नहीं पेपर करना। मैंने पेपर को रखा साइड में, छोड़ा, मैंने बोला जितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी में होना होगा तो हो जाएगा, पहले से तो बहुत बेटर होगा। अब मैंने घमंड में नहीं छोड़ा भाई, ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा ना, कहाँ से कर लोगे। और इसका मेन रीज़न क्या था कि स्लीप साइकिल। तो स्लीप साइकिल अपनी बहुत अच्छी रखना पेपर से पहले। और पेपर से पहले ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए 20-25 दिन पहले, चाहे कुछ भी। मेरे को तो पता नहीं क्या बुखार बहुत आया था ड्रॉप ईयर में, बहुत, हर बार ही आ जाता था, और वो जाता ही नहीं था, फिर पेपर तक भी नहीं गया, पेपर तक भी नहीं गया। पेपर के दिन मैं बीमार, मेरा दोस्त ने मुझे पानी वानी पिलाया बाहर, पूछा कैसा गया पेपर, मैंने बोला यार अच्छा नहीं गया मेरा, मतलब और अच्छा जा सकता था पर मैं कर ही नहीं पाया। जब तक तुम्हारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा तो क्या करोगे। और पहले अटैम्प्ट में मेरा ब्रेन इतना अच्छा काम कर रहा था, मैं करे क्या पता नहीं क्या हुआ, मेरा मार्क्स ही नहीं है उसमें इतने अच्छे। तो यही है कि गिल्ट ना रह जाए, ठीक है ना। और मुझे गिल्ट बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो गिल्ट है मुझे, ज़ीरो गिल्ट। क्यों, मैंने प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करी थी, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैं, और ये बात बताने की नहीं है, तारीफ़ करने की नहीं है, ये बात ही रियलाइजेशन की है, ठीक है ना। जब तुम अगर कोई चीज़ में बहुत लग के मेहनत करोगे ना, कभी भी बहुत लग के मेहनत करोगे, और उसका आउटपुट थोड़ा कम या फिर बिल बहुत ही कम आ जाए, लेकिन इतना आ जाए कि यानी कुछ कुछ तो हो रहा है, चलो ठीक है, तो तुम दुखी नहीं होते इतने। क्यों, क्योंकि तुमको पता है तुमने इतनी मेहनत करी है। अगर चलो पेपर किसी कारणवश ख़राब चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर कभी भी मार्क्स के कारण ज़रूरी नहीं कि ख़राब चला जाए, क्या पता तुम्हारा भाई तबीयत ख़राब हो जाए उस दिन। बहुत सी लड़कियां होती हैं, जैसे नीट का पेपर था अभी गए थे तो एनजाइटी आ गई उनको, है ना, या फिर किसी के मतलब जैसे कि किसी को दिक्कत होगी कुछ, ठीक है, अब उनका पेपर ख़राब हो गया, क्या मतलब पेपर में स्कोर नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। क्या पता कोई दिक्कत आ गई ना भाई उसको। एक को नारियल पानी पिलाया गया था, मेरा दोस्त बता रहा था, उसके बगल में लड़की बैठी थी, बेहोश हो गई थी, कुछ कारण हो जाता है भाई कई बार, समझ में आया ना। और जैसे जो इन्वायरमेंट होता है एग्जाम हॉल का, बहुत गर्मी रहती है कई बार, तो जब अप्रैल में जाओगे तो पंखे नहीं चलते, कई बार गर्मी रहती है, कई बार एग्जाम वाले गलती कर देते हैं, तुम पैनिक कर जाते हो, अरे यार पहला पेपर ख़राब गया है, पहला अटैम्प्ट, ये लोग देरी देरी से दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी मतलब इनको तो बोला गया पहले देने के लिए, ऊपर से क्या बोलते हैं कि साइन मारो अब, है ना, देने के बाद साइन मारो अब इस पूरे 5-6 पेज देंगे ना, उस पर साइन मारो, वरना फिर वो दिक्कत देंगे तुम्हें, वो अलग सुनाएंगे। इस चीज़ में पेपर मेरा थोड़ा बहुत ख़राब चला गया, चलो कोई नहीं, जो भी हुआ, मतलब रैंक मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी उतनी। प्रिडिक्टर पे भी डालता था तो उससे 1 लाख रैंक कम ही आती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो भी रैंक आई ठीक, जो भी है हो गया जो होना था। लेकिन खैर तुम वो गलती मत करना, तो उससे पहले टेस्ट बहुत देना, हर हाल में देना, ठीक है। कभी घर वाले अगर नीचे मतलब कुछ मतलब आवाज़ कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो,
फिल्म विल्म देख रहे हो तब भी ट्राई करना टेस्ट देने का, ताकि हर चार तरह से माहौल में टेस्ट दे सको। समझ में आया ना? तो यही मैं बताना चाहता था तुम्हें। और अपना पेपर बिगाड़ने से अच्छा है कि सारी चीज़ों से तुम पहले ही लड़ लो अपनी पूरी जर्नी में ही, है ना। ये नहीं कि पेपर में जाके तुम पैनिक हो जाओ, तो मन नहीं करना वो सब चीज़ें। वरना पेपर आता हुआ ही बहुत ख़राब से जाता है। इतने सारे क्वेश्चंस करोगे, इतना करोगे, और हर लोगों में झेलने की हिम्मत नहीं होती है। इतना पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा नहीं होगा तो लोग को तो, दूसरे लोगों को तो यही पता है ना कि अरे भाई इसके अगर मतलब 2 लाख रैंक आई है तो इसलिए आई है क्योंकि 2.5 लाख रैंक आई, इसलिए आई है क्योंकि शायद ये पढ़ाई नहीं की होगी इसने ना। लेकिन उनको ही नहीं पता, जब वो मार्क्स देखेंगे तो बोलेंगे अरे भाई आपके फिजिक्स में तो 98 परसेंटाइल है, 97 है, केमिस्ट्री मैथ में आपके इतने कम क्यों रह गए। तो उसको ये लग, तो फिर वो सोचेगा अरे नहीं भाई कुछ दिक्कत रहेगी, क्या रहेगी। तो उतना तो कोई देखता है, उतना कोई डीप में जाता नहीं है। तो इसीलिए भाई पढ़ लो, और क्या है। आगे अच्छा कॉलेज मिले तो बढ़िया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे मेहनत कर लेना हो तो क्या होगा। कुछ ना कुछ ये है कि जर्नी अपनी अच्छे से जीना जो 2 साल की है। समझ में आए ना? ये जो 2 साल की जर्नी है, बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। समझ में आए ना? सिलेक्शन होना या नहीं होना वो तो बात की बात होती है। समझ में आए ना? तुम्हें भाई अपना जर्नी पूरी अच्छे से जीनी है। 2 साल तुम्हें इन्जॉय करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है मस्त एकदम। और तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए पेपर देने के बाद। जब जेईई का पेपर दे के आओ तो ये होना चाहिए यार मेहनत तो पूरी की थी मैंने पूरा एकदम शिद्दत से किया, मैंने किसी को धोखा वोखा नहीं दिया कि हाँ मैं घर वालों को बोल दिया पढ़ना, पढ़ नहीं रहा। जब तुम्हें ये फील हो जाए और उसके बाद तुम जब पेपर देने जाओ, पेपर दे के आ गए अब पूरा सेटिस्फैक्शन है तुम्हें, फिर वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तुम्हारी बेशक मैं बताऊँ 70% आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तुमने एग्ज़ाम अच्छे से दिया, मेहनत से दिया, दैट्स दी थिंग ओनली मैटर, ओके। और कुछ उससे ज़्यादा मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आगे बात करते रहेंगे। बस तुमको जो दो तीन पॉइंट्स बताए मैंने उसको दिमाग में रखना, ठीक है। अपनी जर्नी अच्छे से करना, ज़्यादा कुछ इधर उधर मत भागना। रेफरेंस किताब पे ये जो गलतियाँ करते हैं बच्चे, रेफरेंस किताब पे जाते हैं, टीचर को ज़्यादा स्विच मत करना, ठीक है। किसी और के बोलने से अपनी प्रिपरेशन में चेंज मत करना, अनटिल एंड अनलेस टीचर बोल रहे हैं वो कुछ चीज़, ठीक है। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।